हाय, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था। हम लोगों ने देखा था कि जो आर्य थे, आर्यों का उद्भव कैसे हुआ, वो कहाँ से आए थे, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने जानकारी एकत्रित की थी और यह तय किया था कि आगे के वीडियो में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक इन स्तरों पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग वही अभी करेंगे। हम लोग कुछ बातों को और समझ लें जो पिछले वीडियो में छूटा था कि आर्य के बारे में हम लोगों ने देखा कि वो यूरेशिया से आए थे या मध्य एशिया से आए थे। यहाँ पर में आर्य जो आए, इसका पुरातात्विक साक्ष्य क्या है जिसके तहत हम लोग कहते हैं कि लोग वाकई वहीं से आए थे। जैसे कि आपका इराक का कस्साइट अभिलेख है जो कि 1600 ईसा पूर्व का है, इसमें आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर सीरिया का मितन्नी अभिलेख है, आप लोग प्लीज़ नोट करेंगे। मितन्नी अभिलेख है और मितन्नी अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है, इसमें भी आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख है जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये 4 देवताओं का उल्लेख है, जो कि बाद में जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे कि यही चीज़ यानी कि इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये सब जितने भी वहाँ नाम मिले हैं उस अभिलेख में, बोगज कोई अभिलेख में, वो हमारे यहाँ के यानी कि यहाँ के जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे, इनके महत्वपूर्ण देवता थे ये। तो स्पष्ट है कि उनका वहाँ से संबंध होगा, निश्चित रूप से होगा। तो इसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। जो भी अभिलेख आपको बराबर पूछ दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। एक आपका कस्साइट अभिलेख और दूसरा मितन्नी अभिलेख और तीसरा बोगज कोई अभिलेख। कस्साइट अभिलेख इराक का है, 1600 ईसा पूर्व का है। मितन्नी अभिलेख सीरिया का है, ये आपका 1400 ईसा पूर्व का है। और फिर बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर का, और ये भी आपका 1400 ईसा पूर्व का है। और तीनों का संबंध आर्यों से है। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि आर्य लोग कहीं न कहीं यूरेशिया से हमारे यहाँ यानी कि जो सब सिंध प्रदेश था वहाँ पर में आए थे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम लोग आगे चलें। हम लोग यहाँ पर में जैसा कि पहले ही निश्चित कर चुके हैं कि हम लोग अपने समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, ज़्यादा फैक्ट पे रहेंगे, कॉन्सेप्ट तो होगा ही। तो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक, इसमें जहाँ तक संभव हो हमको लगता है कि 2 हम लोग कर पाएंगे, 2 नहीं हो पाएगा क्योंकि छोटा वीडियो बनाना पड़ता है अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं हम लोग सबसे पहले जो यहाँ की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, इसको पहले हम लोग देख लें। अगर समय बच जाएगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। राजनीतिक स्थिति, सबसे पहले हम लोग राजनीतिक स्थिति ही कर लें। राजनीतिक स्थिति, जैसे राजनीतिक स्थिति मतलब अभी का जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे यहाँ सरकारें चुनी जाती हैं, हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों के लिए विधानसभाएँ हैं, जहाँ जहाँ अनुमोदित किया गया है विधानसभा के द्वारा वहाँ पर विधान परिषद है। हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था भी है, त्रिस्तरीय है। हमारे यहाँ 3 स्तर की अभी फ़िलहाल सरकार है, केंद्र है, राज्य है। तो इस तरीके से वहाँ पर में क्या था, हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस बात को दिमाग में बिठा लें, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि आर्य लोग देशांतरण के क्रम में यहाँ आए थे। वो लोग मुख्यतः अपने भोजन और अपने पशुओं की भोजन की तलाश में, क्योंकि वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ का जो खाद्य सामग्री होता था, फल फूल होता था, वो लोग उसका प्रयोग कर लेते थे। और फिर चूँकि नए सिरे से कोई किसी चीज़ को उपजाते नहीं थे, कल्टीवेशन का काम नहीं कर पाते थे, इसके लिए उन लोगों को फिर अलग हटना पड़ता था। और इसी के करीब में, इसी की खोज में ये लोग सब सिंध प्रदेश जो हमारा था, हमारे इंडिया का पार्ट था, वहाँ पर में ये लोग आए थे। तो इन लोगों का जो जीवन था वो कबायली था। ये लोग रक्त संबंध यानी कि रक्त संबंध के आधार पर संगठित होते थे। जिनका रक्त संबंध एक होता था, जैसे अभी आजकल हम लोगों के पास पुत्र है, वो एक भावना से प्रेरित होते थे और एक साथ मिल कर के रहना पसंद करते थे। एक जगह पर ही उनका आशियाना बनता था और वो लोग मुख्यतः उसी तरीके से परिवार के रूप में, कुल के रूप में संगठित होते थे और खून के लिए खून बहाते थे। ये इनका पूरा का पूरा धंधा होता था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे। हम लोग ये हमेशा सोच करके चलें, जब हम इतिहास पढ़ें तो भगवान को भूल जाएं, राक्षस को भूल जाएं।
हम लोगों को तर्क के आधार पे आगे बढ़ना पड़ता है और तर्क के आधार पर ही निष्कर्ष निकालना पड़ता है। ये आर्य लोग बिल्कुल, इनके पास उस समय कुछ भी नहीं था। ये लोग बहुत कुछ लेकर के नहीं आए थे। इनके पास में एक जो वेल सिविलाइजेशन होता है, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के पास था, वो इनके पास नहीं था। ये बात मान करके चलना होता है। हाँ, ये आते हैं, फिर ये प्रोग्रेस करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, इसलिए इस चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये लोग जब यहाँ पर में आते हैं, संगठित होते हैं, इनको पता चलता है कि अब हम लोग इतने दूर के लोग कहीं न कहीं एक हैं, तो इसके आधार पर प्रशासन, यानी कि प्रशासन की जो आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि आप रूसों का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, सामाजिक संविदा का सिद्धांत पढ़ेंगे, या और भी बहुत कुछ इशारा करता है कि लोगों ने आम सहमति के द्वारा प्रशासन यानी कि खुद पर रूल करने की बात सोची होगी। ऐसा जो भी हुआ हो, लेकिन ये लोग संगठित रहने के लिए इन लोगों को लगा कि हम लोगों के ऊपर प्रशासन की आवश्यकता है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इन लोगों का जो प्रशासन की व्यवस्था थी, जो राजनीति की व्यवस्था थी, वह मुख्यतः नीचे से, यानी कि सबसे पहले जो परिवार होता था, वो बहुत महत्वपूर्ण होता था। आज के तरह ये कमज़ोर नहीं होता था, संयुक्त परिवार होता था और तमाम ताकत उनके पास होती थी। जो वृद्ध होते थे, सबसे उम्रदराज लोग होते थे, वो उस परिवार के, उस कुल के मुखिया होते थे, जिनको कुलप कहा जाता था। परिवार के आगे, यानी कि बहुत सारे परिवारों को मिला करके ग्राम का निर्माण किया जाता था, जैसे आज हम लोगों का पंचायत होता है, इस तरीके से ग्राम, और उसके बाद विश्व होता था और उसके ऊपर जन होता था। यहाँ पर मैं ध्यान देंगे, सबसे निचली जो इकाई होती थी परिवार या कुल, उसके बाद जो होता था वो आपका ग्राम होता था, उसके ऊपर विश्व होता था और उसके ऊपर जन होता था। जो परिवार के मुखिया होते थे उनको कुलप कहा जाता था, जो ग्राम के होते थे उनको ग्रामणी कहा जाता था, जो विश्व के मुखिया होते थे उनको विश्वपति कहा जाता था, और बहुत सारे विश्व को मिलाकर के जो जन बनाया जाता था, इसको वहाँ पर में जनपति या जनस्य गोपा या राजन या विश्वपति या गोपति, ये सारे नाम जो एक व्यक्ति होता था उसको दिया जाता। अब जो राजा का चुनाव किया जाता था, यानी कि राजा जो होते थे वो वंशानुगत होते थे, या उनके लिए कुछ चयन की प्रक्रिया थी, कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। इस पर बहुत सारा खुलासा नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि राजा को जो वहाँ के महत्वपूर्ण सरदार होते थे, कबीला के सरदार, वही उनको चुनते थे। इसके लिए सभा, समिति, विदत, गण, ये सारी संस्थाएं थी। सभा बुजुर्ग लोगों की संस्थाएं थी, कुलीन लोगों की संस्थाएं थी, समिति साधारण लोगों की संस्थाएं थीं। इसी तरीके से विदत था, और विदत सबसे पुरानी संस्था थी, जिसका उल्लेख हमारे जिसके आधार पर हम लोग ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद, और ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है, सभा का 8 बार उल्लेख है, समिति का 9 बार उल्लेख है। ये सब भी आप लोग याद रखेंगे। हम आप लोगों से बार बार आग्रह करते हैं एक तरह से कि आप लोग इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको हर जगह नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर में सभा, समिति और विदत, सबसे जो पुरानी संस्था थी वो विदत। अब यहाँ पर में जो महत्वपूर्ण बात है, राजा का एक प्रकार से चुनाव ही होता था, मान करके चलना होगा कि चुनाव ही होता था। लेकिन राजा, जिस तरीके से राजा को हम लोग राजा के रूप में जानते हैं, जैसे सम्राट अशोक का नाम लेते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेते हैं, या बिंबिसार का, उनसे पहले बिंबिसार हुए, या अजातशत्रु हुए, उनका नाम लेते हैं, इस तरीके की बात नहीं थी। ये लोग एक छोटे से परिधि में ही शासन करते थे। इन लोगों की चूँकि अर्थव्यवस्था भी आगे चल करके पढ़ेंगे बहुत ताकतवर नहीं थी। जब हमारी अर्थव्यवस्था ही ताकतवर नहीं होगी तो हम बहुत ताकतवर तो होंगे नहीं। तो उसके लिए राजनीति का भी वो मॉडल उसी तरीके का होगा, कुछ लुंज-पुंज टाइप का होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर में देखने की कोशिश करेंगे। तो राजनीति में ये स्पष्ट था कि राजा जो होता था वह एकदम प्रमुख होता था, क्योंकि उसको पावर दिया जाता था लोगों के द्वारा, और उनकी सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी और ब्राह्मणी होते थे। पुरोहित अर्थात जो पूजा पाठ का काम करते थे, पूजा पाठ का काम नहीं करते थे, ये लोग बहुत ताकतवर होते थे, सारा कुछ यही करते थे एक तरीके से। और इसके बाद आपके ग्रामीण सेनानी थे जो लड़ाई करने का काम करते थे शत्रुओं से, और उसके बाद आपका ग्रामणी जो निचले स्तर का ग्राम होता था, उसके जो प्रधान होते थे, ये इनकी सहायता के लिए होते थे, यानी कि राजन की सहायता के लिए होते थे। तो यहाँ तक हम लोग को ठीक से समझना है। अब राजन अपना काम करता था। तो राजन का काम क्या था? तो राजन का काम था शत्रुओं से, यानी कि एक कबीले वाले के या 2-4 कबीलों वालों को जो मिला करके
जो फॉर्म किया जाता था, एक पूरा का पूरा जन को फॉर्म किया जाता होगा। तो इसका जो राजा होता था, राजन होता था, गोपति होता था, विषपति होता था या जनस्य गोपा होता था, इसको तमाम अधिकार यानी कि ये लड़ाई लड़ने का काम करता था और इनकी सुरक्षा यानी कि जो प्रजा होती थी, उनकी प्रजा, उनको सुरक्षा देने का काम। और जो लड़ाई होती थी वो मुख्यतः किस बात के लिए? तो वह मुख्यतः जो लड़ाई होती थी वह गायों के लिए होती थी और इसी के लिए गविष्टि शब्द का भी वहाँ पर में प्रयोग किया गया है। गाय, जैसा कि आगे देखेंगे कि इन लोगों का मुख्य धंधा पशुपालन था और गाय को ही ये लोग मुख्यतः, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी गाय ही थी। बहुत सारे जैसे द्विजेंद्र नारायण झा हैं, वो कहते थे कि गाय को मांस के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। हम लोग यहाँ पर में ये विवाद का मुद्दा है, लोग भड़क जाते हैं, तो इसको छोड़ के चलें, लेकिन ये मान करके चलें कि ये लोग दूध के लिए उसका इस्तेमाल करते होंगे, मुख्यतः दूध के लिए करते होंगे या अन्य कार्यों के लिए अगर हो पाता होगा तो करते होंगे। लेकिन किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकारेण यह गाय इनके लिए आगे चल करके जरूर पवित्र मान बन जाती है, जिसको मारा जाना पाप समझा जाने लगता है, जैसा कि आज हम स्पष्ट समझ सकते हैं। कुछ तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, गाय को पवित्र मानने की बात थी, जो आज भी हम गाय को अपनी माता ही मानते हैं। तो ये आपका राजनीतिक स्थिति। और राजनीति यानी कि कोई जो राजा होता है उसको पैसे की आवश्यकता होती है, रुपए की आवश्यकता होती है। ये पैसा रुपया नहीं, यानी कि उस तरह से उसको चलाने के लिए, चाहे वो खाद्यान्न के रूप में हो या किसी भी चीज़ के रूप में हो, पशु के रूप में हो, तो इसके लिए कर देने की भी बात थी, जिसको बलि कहा जाता था, भाग कहा जाता था या शुल्क कहा जाता था। तो मेनली इसको हम लोग बलि, और ये जो बलि होता था ये एक प्रकार से उपहार होता था, जो जनता अपने राजन को उपहार स्वरूप देती थी, इच्छा से, अपनी इच्छा से कि हमारी इच्छा हो रही है तो हम दे रहे हैं। टैक्सेशन का कोई निश्चित फॉर्म नहीं था। तो ये तो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे, यानी कि उस समय का जो इकोनॉमी होगा उसमें हम लोग उसको देखेंगे। तो ये मुख्यतः वहाँ की राजनीति, यानी कि राजनीति जो होता था इस तरीके से, उस समय का जो रथकार होता था, सूतकार, ये सब भी राजनीति में अपना वाइटल रोल प्ले करते थे, महत्वपूर्ण भूमिका की अदा करते थे। तो ये राजनीति यानी कि उस समय की राजनीति की स्थिति। और अब हम लोग सामाजिक स्थिति की चर्चा करें। सामाजिक स्थिति यानी कि हमारा जो समाज है किस तरीके से फॉर्म है। हम लोग देखते हैं कि ढेर सारी जातियां हैं, हमारा समाज अभी भी पितृसत्तात्मक है। तो इसके आधार पर देखें कि क्या था। तो जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था वह समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक अर्थात पुरुष प्रधान समाज था। जैसे हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था, लेकिन ये पुरुष प्रधान था। यानी कि यहाँ पर में जो निर्णय लेने का काम होता था घर के लिए, परिवार के लिए, एक पूरे के पूरे कबीला के लिए, जन के लिए, ये कोई पुरुष लिया करता था। और ये पुरुष प्रधान समाज था, पितृ प्रधान समाज था। जैसा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और उसमें 4 वर्ण यानी कि एक परम पुरुष ब्रह्मा, और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र, ये 4 वर्ण का उल्लेख है, जिसमें ये जो 3 थे इन्हीं को ऋग्वैदिक कालीन माना जाता है। शूद्र का लगभग लगता है कि शूद्र बाद में, जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे भी। और जैसा कि अभी तक हम लोग अगर समझे हैं तो इतना तो समझ लें कि ये लोग बहुत सीधे साधे थे, भोले भाले थे, इनको कुछ ज़्यादा आता पता नहीं था। ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये लोग कुरीतियों का शिकार होते जाएंगे या और चीज़ों का शिकार होते चले जाएंगे। तो खैर यहाँ पर में सामाजिक स्थिति और समाज जो था वह पितृसत्तात्मक था, पहली बात। दूसरी बात कि इनके जो फॉर्मेशन का यानी कि पूरा का पूरा एक आधार था वो वर्ण व्यवस्था के तहत था, जिसमें मुख्यतः पहले 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लेकिन आप शूद्र को भी लेकर के हमेशा चलें तो अच्छा ही रहेगा। तो ये 4 यानी कि 4 जो वर्ण थे, और वर्ण का जो यानी कि एक उनको बनाने का आधार होता था वो या तो रंग होता था या प्रोफेशन होता था। यानी एक तो रंग होगा या एक व्यवसाय होगा। अधिकतर जो हमको लगता है वो व्यवसाय के आधार पर, रंग के आधार पर तो होता ही था, लेकिन व्यवसाय के आधार पर भी किया जाता था। जैसे कि ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ या राजा के ऊपर नियंत्रण रखना, क्षत्रिय का काम था लड़ाई करना, वैश्य का काम था खेती करना, कर चुकाना, शूद्र का काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो सामाजिक स्थिति अभी तक यहाँ पर में हम लोग देखें। इसके बाद समाज में अभी भी समाज में महिला यानी कि महिलाओं की चर्चा की जाती है, और अभी भी जो समाज का पूरा का पूरा यानी कि बदहाली के संदर्भ में देखें या खुशहाली के संदर्भ में देखें तो महिलाओं को लेकर के देखा जाता है। बिना उनकी चर्चा किए, उनकी अवस्था का पता लगाए हम किसी समाज को बहुत बेहतर, बहुत यानी कि निम्नतर नहीं कह पाते।
तो इसी आधार पर हम लोग यहाँ पर में देखेंगे महिलाओं की स्थिति उस समय में ऋग्वेद के अनुसार बहुत ही अच्छी स्थिति थी। महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, उनके पास तमाम अधिकार थे, जैसे लोपा, घोषा, सिक्ता, विश्वावड़ा, लोपामुद्रा, यानी लोपा तो बोल दिए पहले। तो ये सब ऐसी महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने ऋग्वेद के लिए ऋचाएँ लिखने का काम किया था। निश्चित रूप से वह काफ़ी विद्वान रही होंगी और उनको उतना अवसर मिला होगा तभी वहाँ तक गई होंगी। दूसरी बात, उस समय में जो बाल विवाह था यह नहीं था, सती प्रथा नहीं था। तो बाल विवाह नहीं था यानी कि अंडर एज में शादी नहीं होती थी, ये भी महिलाओं के पक्ष में जाता था। सती प्रथा अर्थात यानी कि पति अगर मर जाए तो उसके साथ पत्नी को नहीं मरना होता था, यह भी उनके अच्छे पोजीशन की बात थी। फिर इनके लिए पुनर्विवाह की व्यवस्था थी, यानी कि अगर उनका पति मर जाता है तो पुनर्विवाह कर सकती थी। नियोग प्रथा था, यानी कि अगर पति मर जाता है तो जो महिला है वो संतान प्राप्ति के उद्देश्य से अपने देवर के साथ शादी कर सकती थी। या यानी कि बहुविवाह कह रहे हैं, यानी कि बहुपति, यानी कि एक महिला को बहुत सारे पति रखने का भी अधिकार था। तो ये सारे राइट हैं, किसी के अधिकार हैं। अगर पुरुष का अधिकार है तो महिलाओं का भी अधिकार, और ये अधिकार उनके पास उस समय में था। महिलाओं को उपनयन संस्कार, यानी कि उपनयन कहने का मतलब जो द्विज लोग होते थे, अर्थात माना जाता था कि जिनका 2 बार जन्म होता है, तो ये लोग उपनयन संस्कार को भी इनको दिया जाता था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति थी। जहाँ तक शूद्र की बात है तो शूद्र का डिस्कस यहाँ पर में हम नहीं करेंगे, शूद्र का उत्तर वैदिक काल में आएंगे तब, और संभवतः वहीं से शूद्र यानी कि एक जो कुनबा था, एक जो लोगों की टोली थी, जो वर्ग था, उसको मान लिया जाता है कि ये शूद्र, ये अपात्र हैं, ये किसी काम के नहीं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की सेवा करना है, यानी कि जो ऊपर के तीनों वर्ण हैं उनकी सेवा करना है। तो हम लोग जब वहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो हम लोग वहाँ पर में मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे। तो महिलाओं की स्थिति अस्वाभाविक रूप से उस समय में बहुत अच्छी थी। अब इसके आधार पर जैसा कि हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सभ्यता में, तो उस मातृदेवी मिली, तो उसके आधार पर हम लोगों ने कहा था मातृसत्तात्मक। तो यहाँ पर मातृसत्तात्मक जैसा इतिहास आदेश देता है तो नहीं कह पाएंगे हम, तो इसको मान के चलना पड़ेगा। पितृसत्तात्मक, कबीलाई आधार पर इनका संगठन होता था, खून के आधार पर। समाज में फिर वही जो परिवार होती थी वो मुख्य संस्था होती थी, परिवार का दबदबा होता था, और चूँकि परिवार संगठित होता था इसलिए उसका राजनीति पर भी दबदबा होता था। आज नहीं, आज के जैसे परिवार उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं हो पाता है राजनीति में, तो ये वहाँ पर में नहीं था। वहाँ पर में परिवार का वजूद था और परिवार एक सशक्त अवस्था में था, एक सशक्त इकाई के रूप में वहाँ पर में संगठित था ये समाज। और समाज ये लोग कुछ पहनते होंगे, तो पहनने के लिए ये लोग जैसे निवि था, वास था और अधिवास था, ये 3 प्रकार के वस्त्र का ये लोग मुख्यतः प्रयोग करते थे। 3 प्रकार के वस्त्र का, चूँकि कपास की इनको जानकारी थी इसलिए सूती कपड़ा नहीं यूज कर पाते थे। अब ये लोग जो ये था, निवि था, वास था, अधिवास था और वास था। तो निवि सबसे नीचे, अधिवास यानी कि निवि नीचे का पार्ट, अधिवास उसके ऊपर का यानी कि यहाँ का, और वास जैसे कि हम लोग शरीर को ढकते हैं, महिलाएं जैसे ऊपर से आंचल लेती हैं, या जो पुरुष होते हैं वो धोती को ऊपर करते हैं। तो इस तरीके से आपका 3 हुआ, निवि हुआ, वास हुआ और अधिवास हुआ। तो अभी तक में हम लोगों ने उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी और जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोग जो अगला क्लास होगा, जो हमको लगेगा कि नहीं हम इसमें छोड़े हैं और बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो हम उसको करेंगे, उसको हम बताएंगे। तब तक के लिए यानी कि अभी के लिए इतना ही। बड़ा वीडियो हो जाता है तो अपलोड करने में भी दिक्कत होता है और पढ़ने में भी उतना ये इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं हम लोग। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।